आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और इस वक्त मेरठ की महापंचायत आप लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और मेरठ की महापंचायत में बहुत सारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे सवाल कर रहे हैं, वो सवाल जो आपके जहन में है, वो सवाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और चूंकि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो इस सेशन का नाम है पश्चिम की चुनौती। और इस मंडल मेरठ मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है जो एनसीआर का जिला है गाजियाबाद। उसके 3 एमएलए इस वक्त हमारे साथ हैं और इस क्षेत्र के शिक्षक स्नातक क्षेत्र के एमएलसी भी हमारे साथ हैं। इस वक्त मेहमान हैं हमारे अतुल गर्ग जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। गाजियाबाद सदर से विधायक हैं। इसके अलावा सुनील कुमार शर्मा साहब हैं, भाजपा विधायक हैं साहिबाबाद के, जो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। शर्मा जी आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं मंजू शिवाज जी, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है मोदी नगर से, ये भी गाजियाबाद का विधानसभा क्षेत्र है। मंजू जी बहुत स्वागत। और दिनेश कुमार गोयल साहब हैं, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक स्नातक क्षेत्र से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी महानुभावों का। पूजा, बिल्कुल इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि राजेंद्र जी आपने भी कहा, साहिबाबाद देश की सबसे बड़ी विधानसभा, तो शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। देश की सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ी जीत, 2 लाख से ज्यादा मतों से आप जीते थे। उस जीत का फल क्या आपको लगता है थोड़ा और मीठा नहीं होना चाहिए था? अगर मंत्री पद मिल जाता तो क्या मतलब लगता है ऐसा मिलना चाहिए था? सबसे बड़ी जीत ये अपने आप में इतना मीठा फल है कि इसके बाद कोई फल इससे ज़्यादा मीठा लगेगा ही नहीं। तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा मीठा फल कोई हो ही नहीं सकता कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2022 में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मेरा नाम दर्ज हुआ। इसके लिए मैं साहिबाबाद के सभी नागरिकों का बहुत आभारी हूँ और पार्टी का आभारी हूँ कि उसने मुझे प्रत्याशी बनाया था। रही बात मंत्री की बनने की या ना बनने की, तो पार्टी का काम है, और मंत्री हो या विधायक हो हम सब मिलकर के सरकार चलाते हैं और जन कल्याण के कार्य करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बार विधायक आपको चुन लिया, क्या दिया आपने ऐसा यहाँ की जनता को? इतना प्यार आपसे किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी जीत आपको दिए जा रहे हैं। बड़ी जीत के लिए तो मैं कहूँगा ये ठीक है कि मैं पार्टी प्रत्याशी हूँ तो मैं जीता हूँ। हो सकता कोई दूसरा होता तो वो भी जीत। मतलब आपको लगता है कि पार्टी की वजह से आप जीते हैं? ये मैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि गाजियाबाद में, साहिबाबाद में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों की जो लोकप्रियता है पूरे देश में और पूरे विश्व में, उसका लाभ हम प्रत्याशियों को मिला है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 में से 1 बार आप तब भी विधायक बने थे जब पार्टी सत्ता में नहीं थी। मैं 2007 में बना था, ये बात ठीक है। और जब मैं 2007 में गाजियाबाद साहिबाबाद नहीं हुआ करती थी, जब मैं चुनाव जीता था तो आसपास के किसी जनपद में बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंद, ये अपना हापुड़ और गाजियाबाद, आसपास के जनपदों में मैं ही जीत पाया था, बाकी सब लोग नहीं जीत पाए थे। वो 2007 का दौरान था जब 51 एमएलए यूपी में हमारे जीते थे। तो मुझको पहली बार पार्टी ने अवसर दिया था। मैं संगठन में काम करता था, जिला महानगर अध्यक्ष रहा था, युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा था। कार्यकर्ताओं में अधिक मेरी उठबैठ थी, उसका मुझको 2007 में लाभ मिला था। अच्छा, हमारे साथ हमारी मेहमान हैं और आप लोगों में एकमात्र महिला है मंजू जी, तो मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। पश्चिम की चुनौती इस सेशन का नाम एक बार फिर से मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के सामने चुनौती अपने क्षेत्र का विकास तो है ही, क्योंकि आप लोग सत्ताधारी दल के विधायक हैं, लेकिन ये भी है कि जो सरकार के काम है उसको आप लोग इस तरीके से जनता तक पहुंचाएं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के सामने हो तो उसके पास बहुत सारी चीजों को रिपीट ना करना पड़े, बहुत सारी चीजों पर ऊर्जा व्यर्थ ना करनी पड़े, वो जनता के पास पहले ही मैसेज हो कि ये काम हो चुका है। आप अपने काम से ओवरऑल और सरकार के काम से अपने क्षेत्र में कितनी संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है कि क्या क्या और होना चाहिए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनके अनुसार ही हम सब अपने विधानसभा में काम करते हैं और जो उनकी योजनाएं उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको हम अपनी केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखते हैं कि हमारे क्षेत्र की ये पर्टिकुलर ज़रूरत हैं। और निश्चित ही पिछले 6 साल में जो मेरा पुराना कार्यकाल था और अभी का भी 1 साल का, मुझे लगता है कि हम 100% सक्सेसफुल रहे बहुत सारी योजनाएं लाने के लिए। जैसे कि मोदी नगर की अगर मैं बात करूं
तो फर्स्ट रेलवेज जो है मेरे शहर से ही जा रहा है और निश्चित ही उससे मेरे शहर में विधानसभा में बदलाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मेरे ही क्षेत्र से मेरठ डासना रोड जा रही है और मैं धन्यवाद देती हूँ केंद्र सरकार को कि उन्होंने हमें कट दिया, जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में व्यापारिक जो गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। और आप भी दिल्ली से आते हैं तो इस तरफ आने में बहुत आसानी हो गई है। और नेचुरली जब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स अच्छी होती हैं तो वहाँ व्यापार भी अच्छा होता है, स्कूलिंग होती है, डेवलपमेंट होता है। अगर मैं अपनी छोटी सी विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा का विस्तारीकरण मेरी सरकार के टाइम में हुआ। मोदी नगर को इंदिरापुरम के बराबर, महानगर के बराबर डेवलपमेंट चार्ज था। तो मोदी नगर में थोड़ा डेवलपमेंट जो है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, ये सब कम होता था। तो वो डेवलपमेंट चार्ज मेरी सरकार ने कम करा, 3090 से 1200 करा। तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। 3 जो हमारे जर्जर पुल थे वो मेरी एक विधानसभा के क्षेत्र में गंगनहर पर वो मुझे दिए गए। कन्या डिग्री कॉलेज मुझे दिया गया, आइनॉक्स गैस मुझे दी गई और जो भी सरकार की योजनाएं थी सारे वो कार्यक्रम हमारे यहाँ आए। बस अड्डे का सौंदर्यीकरण हो, बिजली विभाग में चाहे हमारे सब स्टेशन और स्टेशन को बढ़ाना हो, क्योंकि ये बेसिक चीजें ऐसी हैं कि जिनसे प्रभाव पड़ता है। और सेकेंडली पूरे जिला गाजियाबाद में अगर मैं देखूं तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की विधायक हूँ। गांव की जनता, गांव के चैलेंजेस मेरे सामने हैं। आज सरकार की नीतियों के अनुसार कि अगर हमारा गांव आगे नहीं बढ़ा तो उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश नहीं बढ़ा तो देश पीछे रह जाएगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ा और उत्तर प्रदेश आगे ना बढ़ने के कारण पूरी दुनिया पीछे रह जाएगी। और आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और मेरे जैसी विधानसभा भी बहुत आगे बढ़ रही है। और खास तौर से अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कहूं तो दोनों सरकार जो है इस बात पे फोकस कर रही है कि ग्रामीण महिला कैसे मुख्य धारा में शामिल हो। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, पर फैमिली इनकम बढ़े, तो हम गांव वाली अपनी फैमिली को भूल नहीं सकते। आज मेरे यहाँ छोटी सी मेरी विधानसभा है जिसमें मेरा एक पूरा भोजपुर ब्लॉक है, राजापुर ब्लॉक में कुछ गांव हैं, कुछ गांव मुरादनगर ब्लॉक में हैं। आज मेरे एक एक ब्लॉक में 1200, 1500 महिला समूह बने हुए हैं और उन महिलाओं को मोटिवेट करा जा रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप अपना कुछ काम शुरू करिए कि जिससे उस फैमिली की इनकम बढ़ जाए। और निश्चित ही जब महिला काम करेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो फैमिली चाहे गांव की हो चाहे शहर की आगे बढ़ेगी। और मेरा खुद का ये सपना है कि मेरे मोदी नगर की शहरी महिला 10,000 से 15,000 कम से कम अगर उसको मिल जाए ऐसे साधन हो तो वो मोदी नगर में रुक जाएगी। और जिस दिन ग्रामीण महिला हमारी 3,000 से 10,000 रुपए कमाना शुरू कर देगी समूह के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा उसके माध्यम से, तो निश्चित ही हमारी जो देश, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे का पूरा देश बहुत आगे अच्छा मंजू जी, एक बात बताएं, आपकी लोकसभा तो बागपत लोकसभा आती है, जी, तो जी, बिल्कुल, मीटिंग बिल्कुल। के लिए आप बागपत भी जाती होंगी, हाँ। गाजियाबाद भी जाती होंगी, तो बिल्कुल। जनरल वीके साहब कुछ हेल्प करते हैं आपकी वहाँ पर? आई एम सो लकी कि मेरे पास एक तरफ मेरे एक्स कमिश्नर हैं और दूसरी तरफ जो है जिला गाजियाबाद में मेरे अपने जनरल साहब हैं, तो मुझे डबल पेरेंट्स का फायदा मिलता है। सपोर्ट मिल रहा है। Yes, लेकिन इस बिल्कुल। डबल सपोर्ट का फायदा बिल्कुल। जनता को डबल मिलना चाहिए। बिल्कुल डबल मिलता है, जनता को डबल मिल रहा है जहां जरूरत होती है। जैसे अभी हम एक कट की बात कर रहे हैं तो मेरे माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं साइड बाय साइड, क्योंकि NHI का डिपार्टमेंट आदरणीय जनरल साहब भी देखते हैं तो वहां से भी सिफारिश चलती है। तो निश्चित डबल इंजन की सरकार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।